नमस्कार दोस्तों, मैं 5 स्टार क्लासेस की तरफ से आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम जानेंगे एयरफोर्स ग्रुप एक्स और वाई के लिए फेज 2 से लेकर फेज 3 और ज्वाइनिंग तक किन किन चीजों का ध्यान रखना है, उनकी तैयारी कैसे करनी है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में समझाऊंगा। उनमें वो सारे फेजेज में, फेज 2 में और फेज 3 में क्या क्या होता है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में। थोड़ा सा उनके बारे में अब डिटेल समझानेंगे। तो आइए हम जानते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है फेज 2। फेज 1 के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में, तो उस पर हम लोग ध्यान नहीं देंगे अभी। फेज 3 और उसके बाद उन चीजों को क्वालिफाई करने के बाद ज्वाइनिंग के क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं वो भी हम लोग जान लेंगे। दोस्तों, फेज 2 में आपके पास पहला जो होता है वो होता है फिजिकल टेस्ट, जो कि उस फिजिकल टेस्ट को एयरफोर्स के किसी सिलेक्शन सेंटर पे ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसमें आपको जाना पड़ता है। दूसरा एसआरटी, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, या फिर आप इसको साइको टेस्ट कह सकते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट। और जो तीसरा होता है वो आपके पास होता है जीडी, यानी ग्रुप डिस्कशन। ठीक है। और जो फेज 3 में है, फेज 3 में आपके पास फेज 2 को क्वालिफाई करने के बाद फेज 3 में ओनली एक ही चीज होता है आपके पास, वो होता है मेडिकल। ठीक है। तो इन चीजों के बारे में हम लोग ध्यान से हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद ज्वाइनिंग में दो चीजें होती हैं। पहला चीज जो होता है वो होता है पीएसएल, प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट, और उसके बाद रिपोर्टिंग। तो ये प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट और रिपोर्टिंग ये ज्वाइनिंग में आता है। इस चीज को हम लोग ज्वाइनिंग वाले पार्ट में कवर करेंगे। आज ये सारे चीज के बारे में जानेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि फेज 2 में आपको तभी बुलाया जाता है जब आप फेज 1 क्लियर कर लेते हैं, फेज 1 में पास होते हैं। सेम जब आप फेज 2 में पास कर लेते हैं तब आपको फेज 3 के लिए यानी मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। और जब आप फेज 3 में क्वालिफाई कर लेते हैं तब आपका प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट आता है और रिपोर्टिंग के लिए ज्वाइनिंग लेटर भी घर पे आता है। तो अब हम जानते हैं ये फिजिकल टेस्ट के बारे में। तो दोस्तों, फेज 2 के बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, फेज 2 जो होता है ओनली क्वालिफाइंग होता है, मतलब इसके अंदर जितने भी टेस्ट होते हैं उसमें आपको ओनली क्वालिफाई करना है। इसका जो मार्क्स है कहीं भी आपके मेरिट में, ना आपके रिपोर्टिंग में, ना अगले स्टेज में, अगले फेज में कोई भी इस चीज मार्क्स का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। इसमें बस आप पास किए, दैट्स इट। उसके अलावा आप कुछ भी लेना देना नहीं है। मैं फिर क्लियर कर दे रहा हूं, फेज 2 का मार्क्स कहीं भी आपके मेरिट के या ज्वाइनिंग के संबंध में कोई प्रभाव नहीं डालता है, ये बस क्वालिफाइंग है। चलिए जानते हैं अब फेज 2 में सबसे पहला जो टेस्ट होता है वो फिजिकल होता है। फिजिकल में आपका सबसे पहला जो होगा वो होगा रनिंग। रनिंग का जो ड्यूरेशन होगा वो रनिंग का, उसमें आपको 1600 मीटर्स आपको कंप्लीट करने हैं 6 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स में। ठीक है। जो दूसरा जो टेस्ट होगा आपका वो होगा पुशअप। रनिंग के बाद कुछ टाइम के लिए रेस्ट देते हैं, तब उसके बाद ये चीजें आपको 15-20 मिनट का रेस्ट मिलता है। पुशअप्स आपको करने हैं कितने, 10 पुशअप्स आपको 10 टाइम्स करने हैं। ठीक है। और इसके बाद आपको स्क्वाट आपको 20 करने हैं, 20 टाइम्स। और इसके बाद आपका जो है वो हो जाता है रनिंग, पुशअप्स, स्क्वाट अप एंड सिटअप्स। ये सिटअप्स जो है ये भी आपको 20 टाइम्स करना होता है। तो ये जो है पुशअप, स्क्वाट अप, सिटअप, ये तीनों रनिंग के कुछ समय के बाद रेस्ट, मतलब 15-20 मिनट, आधे घंटे का लगभग रेस्ट मिलता है, उसके बाद इसको करना होता है। अब सबसे पहले जानेंगे रनिंग के लिए क्या होता है। कई लड़के फेज 1 में क्वालिफाई कर लेते हैं और उनका फिजिकल शुरू से ठीक नहीं रहने की वजह से फिजिकल टेस्ट में उनको दिक्कत होती है। तो
रनिंग को क्वालिफाई करने का क्या तरीका है, मैं आपको बता दूं। 1600 मीटर मतलब नॉर्मली 400 मीटर का एक राउंड होता है, और 1600 मीटर आपका 4 राउंड हो गया। तो 4 राउंड जो है वो 6 मिनट 30 सेकेंड्स में आपको क्वालिफाई करना होता है। इसके लिए क्या तरीका है इस दौड़ को बनाने के लिए, मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप 1600 मीटर की तैयारी करते हैं, तो उसमें आपको 1600 मीटर दौड़ने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप लॉन्ग रनिंग करें, मतलब जब आप फेज 1 देकर आते हैं, रिटर्न एग्जाम देकर आते हैं, उसके बाद फिजिकल टेस्ट में फेज 2 के लिए ये लगभग 1 महीने का गैप होता है। तो इस गैप में आपको कैसे उसकी तैयारी करनी है, अगर उस गैप में नहीं कर रहे हैं तो पहले से भी इसको कैसे तैयारी करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो रनिंग के लिए सबसे पहले आप 400 मीटर का आपका राउंड है, अगर एक राउंड है फील्ड पे, तो आप उसके कम से कम 8 से 10 राउंड धीरे धीरे लॉन्ग रनिंग के लिए आप करें। मतलब धीरे धीरे, अगर आपने कभी नहीं दौड़ा है, जो लोग दौड़ रहे हैं अच्छी बात है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, जो नहीं दौड़ रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ। 8 से 10 राउंड आप 10 से 15 दिन तक आप उसको नॉर्मली आप ट्रैक पे दौड़ते रहें। उससे क्या है, आपके अंदर स्टेमिना विकसित हो जाएगा। 8 से 10 राउंड जब आप 2-4 दिन दौड़ लेते हैं, तो फिर धीरे धीरे उसमें क्या करना है, कंटिन्यूअसली दौड़ना है, बीच में कहीं रुकना नहीं है। आपका पैर थकेगा, आपके ये घुटने वगैरह वो सोचेंगे कि मैं अब रुक जाऊं थोड़ी देर, लेकिन नहीं रुकना है, धीरे धीरे दौड़ना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ लॉन्ग रनिंग है उसमें तेज नहीं दौड़ना है, धीरे धीरे जितनी आपकी कैपेसिटी हो एकदम धीरे धीरे। तो 10 से 15 दिन तक आप 8 से 10 राउंड दौड़े, यानी 3200 मीटर से 4000 मीटर के बीच आप दौड़े। उसके दौड़ने के बाद आप क्या कीजिए, फिर 50 या 100 मीटर का स्प्रिंट मारिए, 3 से 4 स्प्रिंट आप मारिए, दौड़ के जाइए, फिर धीरे धीरे वापस आइए, फिर दौड़ के जाइए। जब आप स्प्रिंट मारे तो पूरा अपना स्टेमिना लगाना है। 3 से 4 स्प्रिंट मारिए, पहले दिन 2 ही स्प्रिंट मारिए, फिर 3 से 4, लेकिन 4 स्प्रिंट तक आपको मारना है। इससे क्या हुआ, पहले जब आपने दौड़ लिया लॉन्ग रनिंग में धीरे धीरे 8 से 10 राउंड में, तो आपका क्या हो गया, दौड़ने की एक हैबिट में शामिल हो गई, आप हैबिचुअल हो गए उस चीज के लिए। उसके बाद जब आप स्प्रिंट मारते हैं तो आपका क्या होगा, पेट का स्टेमिना जो है वो डेवलप होने लगता है। पहले दिन आप बिल्कुल थक जाएंगे, दूसरे दिन आपको फील्ड पर आने का मन नहीं करेगा, दूसरे दिन या तीसरे दिन फील्ड पे आने का मन नहीं करेगा। लेकिन फिर भी आपको, जब आपने लक्ष्य सोच लिया है, तो उसके लिए तैयारी भी उसी हिसाब से करनी होगी। अपने आप को जगाकर, आज का क्योट आपने पढ़ा होगा, उस हिसाब से आप अपने आप को तैयारी करते रहें। तो रनिंग के लिए ये हो गया। जब 10 से 15 दिन आप दौड़ लेते हैं लॉन्ग रनिंग, उसके बाद 16वें दिन से आप क्या कीजिए कि आप 4 राउंड दौड़ना शुरू कीजिए, मतलब 5 राउंड दौड़ना शुरू कीजिए। 5 राउंड दौड़िए 16वें दिन से। 5 राउंड में क्या कीजिए, आप 4 राउंड मीडियम स्पीड में दौड़े, ना धीरे ना तेज, मीडियम स्पीड में। और 5वां राउंड क्या कीजिए, एकदम थोड़ा तेज दबा के दौड़िए जितना आप हो सके। उसके बाद 1-2 राउंड स्प्रिंट मार दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपका 5 राउंड आपने मार लिया। अब आपको जब टेस्ट के लिए 1 सप्ताह बच जाए, यानी 2-3 दिन इस काम को करना है 5 राउंड वाला। उसके बाद फिर आप 4 राउंड के लिए आप तैयारी कीजिए, पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, चौथा राउंड। फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि ये 4 राउंड कैसे मुझे कवर करने हैं, ताकि 6 मिनट 30 सेकेंड्स में मैं क्वालिफाई हो जाऊं। तो जब 15 से 17 दिन जब आप ये लॉन्ग रनिंग वाला और 5 राउंड वाला कर लेते हैं, उसके बाद जब करते हैं तब आप टाइम देखना शुरू कीजिए। आप फील्ड पे जाएंगे तो बहुत लोग आर्मी की भी तैयारी करते हैं, तो उनके साथ उतना तेज मत दौड़िए, बट उनसे टिप्स लीजिए कि कैसे हम स्टेमिना को विकसित करना है। कुछ लोग सप्लीमेंट में चना वगैरह, सबसे सस्ती चीज है, कोई महंगी भी नहीं है, थोड़ा सा चना आप भिगो के रख दीजिए, सुबह खा लीजिए, मूंग उसमें डाल दीजिए। ये छोटी छोटी चीजें आप उनसे टिप्स ले सकते हैं खाने पीने के लिए, ठीक है। और सेहत का ख्याल रखिए अपने आप को। तो ये रनिंग का आपका 1600 मीटर्स का 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर, मतलब आप 6-6.25 मिनट में आपका बना के चलना है, तब जाकर आपका वो हो पाएगा। नहीं हो पा रहा है कोई बात नहीं, जितना हो सके करना है, ताकि आगे आपके लिए बेहतर हो, ठीक है। तो ये रनिंग का फंडा ये है। अब हम बात करेंगे पुशअप्स की। पुशअप्स में आपका बिल्कुल आप जमीन पे स्ट्रेट होकर लेट जाइए, 10 टाइम्स अप डाउन कीजिए। हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा है तो पैर ऊपर सर नीचे करके एक एक्सरसाइज होता है, पेड़ के साथ या दीवार के साथ टिका के करेंगे, उससे आपका स्टेमिना बढ़ेगा। ये आप टिप्स ले सकते हैं, वहां पे फील्ड पे जाएंगे, बहुत सारे आपको लड़के मिलेंगे जो आर्मी की तैयारी करते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैयारी करेंगे और करते हैं, वो आपको बता देंगे। इसके बाद स्क्वाट अप होता है, यानी सीधा हाथ करके उठक बैठक करना होता है, सीधा 20 बार 20 टाइम्स। इसमें बिल्कुल कोई टेंशन नहीं, ये कोई स्वस्थ इंसान आराम से 20 बार कर सकता है। इसके बाद सिटअप होता है, जो कि लेट करके हम ऐसे इस तरह से सर को अपने घुटनों में टच कराते हैं, ऐसे इसको करके 20 टाइम्स करना है। बिल्कुल शांत होकर इन चीजों को करना है।
एक आप साथ में आप अपना वो टॉवल वगैरह ले जा सकते हैं जो फील्ड पे लगाकर आप कर सकते हैं। वहां जाएंगे तो ये चीजें आपको बिल्कुल पता लग जाएंगी। सारे आर्मी वाले लड़के मतलब आर्मी की जो तैयारी करते हैं वो सारे लड़के आपको मिल जाएंगे, वो आपको हेल्प भी करेंगे। बहुत लोग हेल्पफुल नेचर के भी होते हैं, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं उसमें कुछ, तो वहां पे वो सारी चीजें मिल जाएंगी। तो ये फिजिकल टेस्ट के लिए मैंने आपको टिप्स दिया कैसे क्या करना है, रनिंग, पुशअप्स, स्क्वाट और सिटअप्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये हमने फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई कर लिया। फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई करने के कुछ देर बाद आपको एसआरटी यानी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के लिए जाना होता है, जिसे कुछ लोग साइकोलॉजिकल टेस्ट या साइको टेस्ट भी कहते हैं। तो इसके लिए फिजिकल टेस्ट होने के बाद कुछ समय के लिए ब्रेक मिलता है, आप ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, फिर रिफ्रेश होकर एसआरटी के लिए आप जाते हैं। अब हम जानेंगे एसआरटी में क्या होता है। एसआरटी में एक आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट मिलता है, यानी आपको एक सेट मिलेगा, उसमें टोटल 1 2 3 4 ऐसे करके टोटल 45 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। 45 क्वेश्चंस टोटल मिलेंगे। इन चारों का ऑप्शन होगा, ये एक क्वेश्चन दिया रहेगा उसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। और ये 45 क्वेश्चंस के लिए आपको टाइम मिलेगा कितना, 30 मिनट्स। मतलब इसमें आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और जो आपको ऑप्शन सही लगे वो आपको बनाना है, उसको या तो गोल कर देना है उसके सामने या टिक लगा देना है। वहां पे आपको इंस्ट्रक्शन देंगे, वहां पे जो सिलेक्शन सेंटर वाले लोग रहेंगे, अगर टिक करने का होगा या गोल घेरने का होगा या उसमें भरने, गोल जो होता है वो बॉक्स भरने का होगा, वो जैसे बताएंगे उस हिसाब से उसको करना है, उनके इंस्ट्रक्शन को ध्यान देना है। ठीक है, तो इसमें अब क्या करना है, इसमें आपको सबसे पहले बता दूं कि कोई भी ऑप्शन जो होता है इसमें गलत नहीं होता है। इसमें कोई भी ऑप्शन, चारों ऑप्शन सही है, लेकिन उसमें एक ज्यादा बेहतर होता है, एक उससे कम बेहतर होता है, एक उससे कम बेहतर होता है और एक उससे कम बेहतर होता है। तो ये आपके जो मेंटलिटी को चेक करने के लिए क्वेश्चन दिया जाता है कि ऐसा सिचुएशन आ जाए तो आप क्या करेंगे। अब इसमें क्या लड़के गलती करते हैं, 45 क्वेश्चन है, उस लड़के ने 1-2 क्वेश्चन मिस कर दिया। सबसे बड़ी गलती, डिस्क्वालीफाई होने का सबसे बड़ी गलती यही है। डिस्क्वालीफाई मतलब आपने 45 क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना है। आपने क्वेश्चन छोड़ा, इसका मतलब आपके पास जवाब नहीं है और आप उसी टाइम आपने 44 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया और 44 क्वेश्चन सारे सही हैं और 45 में आपने छोड़ दिया, तो आप उसी टाइम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, मतलब उसका आंसर आपके पास नहीं है। इसलिए सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इसमें 45 क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। इसमें अगर आपने छोड़ा तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। अब इसका फंडा क्या है कि इसके चारों ऑप्शन सही है। अब कैसे सही है, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे पहला क्वेश्चन आपका कोई एक क्वेश्चन इस तरीके का हो सकता है कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं गांव में, आप गांव में क्रिकेट खेल रहे हैं और आप खेलते वक्त आपका जो गेंद है वो नाले में चला जाता है, तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए होगा आपके पास, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए में रहेगा कि आप दूसरा बॉल बाजार से खरीद के लाएंगे। ऑप्शन बी में रहेगा कि आप खेल बंद कर देंगे। ऑप्शन सी में रहेगा कि आप नाले में से गेंद निकालकर खेलना शुरू करेंगे गेंद को धोकर। और ऑप्शन डी रहेगा कि आप सारे टीम वाले जो लड़के हैं उनसे मिलकर के पैसा इकट्ठा करके एक नया गेंद खरीदेंगे। तो अब ये बताइए, इस चार ऑप्शन में से कोई ऑप्शन गलत नहीं है और सब कोई के हिसाब से, अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग आंसर हो सकता है। तो जो आप मान लीजिए आपने बी टिक लगाया या सीट लगाया या डी लगाया, कोई भी आपने एक टिक लगाया, डबल टिक नहीं लगाना है, डबल सेलेक्ट नहीं करना, कोई एक आंसर चुनना है। उसमें से कई लड़के 2 सेलेक्ट कर देते हैं तो वो उनका क्वेश्चन जो है उनको उस क्वेश्चन पे आप उनको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, तो 2 सेलेक्ट नहीं करना है, या फिर आपको डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है अगर आपने 2 सेलेक्ट कर दिया तो इसलिए कोई एक सेलेक्ट कीजिए। अब इसमें क्या रहेगा कि ऑप्शन डी के लिए मान लीजिए 4 नंबर दिया रहेगा, ऑप्शन बी के लिए 3 नंबर, ऑप्शन ए के लिए 2 नंबर और ऑप्शन सी के लिए 1 नंबर। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तो इस हिसाब से आपने जो टिक लगाया उतना मार्क्स आपको मिल जाएगा। और ऐसे ही 45 क्वेश्चंस का इवेल्युएशन वे लोग करेंगे, सेंटर वाले लोग, और उन्होंने तय कर रखा है कि किस ऑप्शन का कितना नंबर हमें देना है। और फिर एक कट ऑफ होगा, मान लीजिए 45 क्वेश्चंस हैं और 45 मार्क्स का रखा है उन्होंने, तो एक पे 1 नंबर, एक पे 0.75 मार्क्स,
एक पे 0.5 मार्क्स, एक पे 0.25 मार्क्स, ऐसे करके होगा। तो 45 क्वेश्चन का उन्होंने मान लीजिए कि आपका मतलब जब आपने आंसर दे दिया उसमें तो 32 नंबर मान लीजिए, 45 में 32 आप प्राप्त करते हैं। और 28 नंबर पे या 27 नंबर पे, ये मैं नहीं बता रहा हूँ कि इतना पे ही कटअप होता है, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि 28 या 27 पे कटअप हुआ, आपका 32 मार्क्स या 34 मार्क्स जो भी आया, तो जब आप 32-34 मार्क्स लाए तो आपने क्वालिफाई कर लिया। तो ये दोस्तों एसआरटी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट का और साइको टेस्ट का फंडा है। फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ, वार्निंग, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, डबल अटेम्प्ट नहीं करना है, साफ सुथरा उस जो सीट मिले आपको क्वेश्चन वाला, उसको उनके इंस्ट्रक्शन को सुनकर, जो सिलेक्शन बोर्ड वाले जो लोग होंगे उनके इंस्ट्रक्शन को सुनकर साफ सुथरा उसमें अपना जो रोल नंबर, नाम भरना है, ये सारी चीजें भरनी है, ठीक है। तो और इसमें आपका जितना भी मार्क्स आएगा उसका मेरिट पे कोई असर नहीं पड़ता है। मैंने शुरू में ही बता दिया कि फेज 2 या फेज 3 का मार्क्स, फेज 2 में कोई भी टेस्ट हो वो बस क्वालिफाइंग है, उसका मार्क्स आपके मेरिट पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, तो ये चीज के लिए निश्चित रहिए, बस क्वालिफाई कीजिए इसको। ये सिंपल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। तो दोस्तों इसके बाद फेज 2 में जो जब आप एसआरटी यानी साइको टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर उसके बाद होता है जीडी यानी ग्रुप डिस्कशन। अब ग्रुप डिस्कशन में वो लोग क्या करते हैं, आपको 10 या 15 लोगों के, 10 लोग, 12 लोग, 14 लोग, मतलब जैसा आपका वहां पे स्ट्रेंथ रहेगा, जितनी संख्या रहेगी कैंडिडेट्स की, उस हिसाब से 10 लोगों का ग्रुप, 12 लोगों का, 14 लोगों का ग्रुप में आपको बांट देंगे। बांटने के बाद आपको एक चेस्ट नंबर मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको चेस्ट नंबर 106 मिल गया, किसी को 108 मिल गया, 106 मिल गया, तो चेस्ट नंबर तो आपको फेज 1 फेज 2 में पहुंचते ही दे देते हैं, चाहे फिजिकल टेस्ट हो या साइको टेस्ट हो या फिर उसमें ग्रुप डिस्कशन। तो चेस्ट नंबर सबसे ज्यादा काम आता है उसमें ग्रुप डिस्कशन में। तो ग्रुप डिस्कशन में क्या है, जब आप पहुंचेंगे ग्रुप में आपको डिवाइड कर दिया, ग्रुप में डिवाइड करने के बाद आपको ऐसे यहाँ पे आपका जो है एक टेबल है, यहाँ पे जो है उनका कोई ऑफिसर बैठ जाता है, ठीक है, वो आपको देखता है, एक दो लोग यहाँ साइड में बैठ सकते हैं, और आपको ऐसे सेमी सर्कुलर वे में, या फिर कहीं क्या करते हैं कि आपको ऐसे गोल बैठा देते हैं, अंदर की तरफ मुंह करके, ठीक है, ऐसे अंदर की तरफ मुंह करके बिठा देते हैं, और कहीं साइड में वो लोग टेबल लगा के बैठ जाते हैं, जो सिलेक्शन वाले लोग होते हैं, ऑफिसर होते हैं, वो वहां पे बैठ जाते हैं, अधिकारी लोग। तो अगर आपको ऐसे बैठा दिया इधर ऐसे फेस करके तो भी ठीक है, सेमी सर्कुलर वे में, और सर्कुलर में बैठा दिया अंदर की तरफ मुंह करके तो भी उसमें वो सही है, उससे कोई घबराना नहीं है, उसमें आपको अपना काम करना है। उसमें फिर आपको क्या होगा, सबसे पहले वो लोग आपको एक पेज देंगे, उस पेज पे किसी चीज के बारे में एक पैराग्राफ चीजें लिखी होगी, जैसे आपको दे सकता है, मान लीजिए करप्शन के बारे में आपको दे दिया, एक पेज पे एक पैराग्राफ लिखा हुआ है कि करप्शन, ये इंग्लिश में वो चीजें लिखी होंगी, ठीक है, तो उसको ध्यान से पढ़ना है। उसमें जो चीजें लिखी है उसे आपको मन में बिठाना है। वे आपको 5 मिनट का टाइम देंगे कि ये लीजिए आप पढ़ लीजिए। पढ़ लेंगे, जब आप 5 मिनट हो जाएगा तो आपसे वापस ले लेंगे वो पैराग्राफ वाली शीट, और उसके बाद आपसे बोल सकते हैं कि आप सब लोग इंट्रोडक्शन दीजिए एक एक बार। तो खड़ा होकर आपको 1 मिनट इंट्रोडक्शन देना है, 1 मिनट के अंदर इंट्रोडक्शन यानी इंट्रो देना है, शॉर्ट में अपने बारे में बताना है, जैसे माय नेम इज सो एंड सो, माय फादर्स नेम इज सो एंड सो, आई एम फ्रॉम दैट सिटी, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास ग्रेजुएशन क्लास 12th, या आई एम अ ग्रेजुएट with ये सब्जेक्ट्स, माई हॉबी इज सो एंड सो, माई हॉबी इज प्लेइंग या ट्री प्लांटेशन, जो भी है आपका सिंपल वे में आपको खड़ा होकर बताना है। तो 1 मिनट के अंदर ये सारी चीजें कवर हो जाएगी। स्ट्रेंथ वीकनेस अगर आप बताना चाहते हैं अपनी तो बता सकते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन सिंपल वे में बताना है, मतलब 1 मिनट के अंदर छोटा सा नाम, पिताजी का नाम, आप कहाँ से हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, और आपकी हॉबीज क्या है, स्ट्रेंथ या वीकनेस बताना चाहे तो बता दें अगर टाइम मिले तो ये 1 मिनट का इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद आपको ये बोलेंगे कि ओके जेंटलमैन यू कैन स्टार्ट नाउ, ठीक है। तो आप उसके बाद क्या करेंगे कि जो आपने पढ़ा उसी चीज को इंग्लिश में शुरू करेंगे। उसको क्या करना है, ग्रुप डिस्कशन में इंग्लिश बोलना है, ठीक है। तो खड़े होकर के आप बारी बारी से नहीं, मतलब बीच में भी आप चाहें तो आप खड़ा होकर बोल सकते हैं कि सर आई एम डिस्क्राइबिंग द टॉपिक, एंड उसके बारे में जो आपको इंग्लिश में बोलना है, करप्शन इज ए बैड थिंग फॉर नेशन, या पैराग्राफ में जो भी लिखा हुआ है, व्हाई कॉजेज ऑफ करप्शन, जो भी उसमें लिखा हुआ है उसमें से आप पॉइंट चुरा के, मतलब पॉइंट उसी में से लेकर आप बोलिए, कोई इश्यू नहीं है। वो बस ये देखना चाहते हैं कि आप इंग्लिश समझते हैं या नहीं, और थोड़ा बहुत इंग्लिश आप बोल सकते हैं या नहीं ट्रांसलेट करके। अगर आपको और समय चाहिए तो 1-2 लोग को बोल लेने दीजिए, दूसरे तीसरे बार बोलिए, लेकिन जो पहली बार बोलिएगा तो उसका और इंप्रेशन अच्छा रहेगा, तो उसमें वो करना है।
और लास्ट में अगर आपको लगे कि मान लीजिए ये आप यहाँ पर बैठे हैं और यहाँ वाला बंदा है, उसके व्यू से आप एग्री नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि चेस्ट नंबर सो एंड सो, आई एम नॉट एग्री विथ यू, ऐसा बोल सकते हैं किसी को और अपना व्यू रख सकते हैं। तो बस आपका स्पीकिंग देखना चाहते हैं और एक नॉलेज देखना चाहते हैं कि हाँ इस टॉपिक में बंदे को क्या नॉलेज है, उसमें जो दिया हुआ है उससे अगर आपको रियल नॉलेज है तो वो जो सीट देते हैं उस टॉपिक का, उससे भी पढ़ के आप उस चीज को कॉपी कर सकते हैं, वो सारे पॉइंट्स को धीरे धीरे इत्मीनान से। इसमें बिल्कुल नहीं घबराना है, मैं वही रिपीट कर रहा हूँ। वो लोग जस्ट आपको देखना चाहते हैं आप इंग्लिश समझ सकते हैं कि नहीं, थोड़ा बहुत बोल सकते हैं कि नहीं। बाकी आपको वो लोग ट्रेनिंग एयरफोर्स की होती है तो उसमें आपको बहुत सारी चीजें बताते हैं, बहुत सारे ट्रेनिंग देते हैं, तो आप फिर इंग्लिश में आप परिपक्व हो जाइएगा, उसके लिए घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो ये ग्रुप डिस्कशन का वो होता है। हाँ, इसमें जब आपको इसमें कोई ऑफिसर जो भी बैठा है यहाँ पर आपको चेक करने वाला, आपको मार्क्स देने वाला, अगर आपको बोलता है कि हाँ ठीक है आपने ज्यादा बोल लिया, चेस्ट नंबर सो एंड सो, यू प्लीज स्टॉप और नेक्स्ट को आप मौका दीजिए, तो वो तभी बोलते हैं जब आपने जान। कुछ लोग क्या है कि कुछ लोग को अच्छी नॉलेज होती है तो वो धड़ाधड़ बोल लेते हैं और लोगों को मौका नहीं मिलता, तो वो जब बोलते हैं, जो भी बोलते हैं उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है किसी भी सिचुएशन में। आप कोई भी टेस्ट दे रहे हो, कहीं भी दे रहे हो, क्योंकि डिफेंस में डिसिप्लिन को बहुत महत्व दिया जाता है, तो जो चीजें वो बोल रहे हैं उसको फॉलो। अगर बोलते हैं कि हाँ यू प्लीज स्टॉप, और अगर आप कुछ लोग होते हैं कि वो नहीं बोल पा रहे हैं तो उनको अलग से भी चांस देते हैं कि हाँ आप प्लीज खड़ा होकर आप बोलिए, आप अपना व्यू रखिए, तो उस टाइम भी आप जो ट्रांसलेट आपने किया है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि हम इंग्लिश डायरेक्टली नहीं बोल सकते, हम हिंदी में चीजों को सोचते हैं, फिर इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं और फिर बोलते हैं, ठीक है। तो घबराना नहीं है। अगर आप ट्रांसलेशन में थोड़ा बहुत गलत भी हो जा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, ग्रामेटिकल एरर भी हो जा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, उससे बिल्कुल नहीं घबराना है। और जहां पे लगे कि आप मेरा इंग्लिश थोड़ा गड़बड़ा रहा है बोलने के दौरान, तो थोड़ा सा हिंदी बोल लीजिए, फिर वापस इंग्लिश पे आ जाइए। जिस चीज का मान लीजिए इंग्लिश हमें पता नहीं है तो उसको हिंदी भी उस वर्ड का उच्चारण कर लेंगे, फिर बाद में अपना इंग्लिश वे में चलते रहेंगे। तो बीच में आप हिंदी थोड़ा सा, अगर जहां पे एकदम मेजर प्रॉब्लम हो वहां रुक के हिंदी बोल सकते हैं और फिर आगे इंग्लिश में कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं ग्रुप डिस्कशन का इजी वे में। बिठाने बैठने का यही तरीका है या फिर ये तरीका हो सकता है, और उसमें हो सके तो आप एक फॉर्मल शर्ट वगैरह पहन लीजिए, वो अच्छा रहेगा। अगर नहीं भी पहनते हैं मतलब कॉलर वाली चीजें थोड़ी पहन लीजिए, फॉर्मल शर्ट, वो आपके लिए बेहतर होगा। अपने बैग में जब आप फेस 2 के लिए जाते हैं तो बैग में डाल लीजिए एक शर्ट पैंट। तो SRT के बाद, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के बाद आपको ग्रुप डिस्कशन के लिए जो टाइम मिलता है वो बोलते हैं कि हाँ भाई आप चेंज ओवर कर सकते हैं, आप फॉर्मल ड्रेस में आ जाइए। तो फॉर्मल ड्रेस में ग्रुप डिस्कशन के लिए आएंगे तो बेहतर रहेगा, एक अच्छा इंप्रेशन बनेगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं, और बाकी इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर देना। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको बात करेंगे। ग्रुप डिस्कशन क्वालिफाई करते हैं तब आपको फेज 3 के लिए यानी मेडिकल के लिए आपको वो लोग लेटर बना के देते हैं और डेट देते हैं कि आपको इस तारीख को यहाँ पे मेडिकल के लिए आना है। तो फिर मेडिकल में क्या क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों अब तक हमने देखा फेज 2 हमने क्वालिफाई कर लिया है, मतलब फेज 2 में फिजिकल टेस्ट, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट और ग्रुप डिस्कशन, ये चीजें क्वालिफाई करने के बाद कुछ टाइम का 1 महीने 1.5 महीने का गैप देकर वो लोग आपको मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाते हैं। अब मेडिकल टेस्ट में क्या होता है, इस चीज में ना बहुत लोगों को डाउट रहती है और बहुत लोग डाउट भी फैलाते हैं। डाउट तो हर चीज के बारे में फैलाते हैं, तो मैं वही बता रहा हूँ जो अनऑथराइज लोग हैं जिनको कुछ पता नहीं है उनकी बातों पर भरोसा नहीं करना है। जो भी चीजें हैं ऑथराइज वे में पता करना है। मैं जो आपको चीजें बता रहा हूँ वो एकदम ऑथराइज वे में पता करके बता रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ मेडिकल टेस्ट के बारे में। इसमें क्या करना होता है, जब आपने फेज 2 क्वालिफाई कर लिया उसके बाद आपका काम क्या है, मेडिकल टेस्ट में अपने शरीर को बचाना। जब आप फेज 2 क्वालिफाई करके घर आते हैं, घर इत्मीनान से आइए, कोई हड़बड़ी ट्रेन वगैरह चढ़ते उतरते वक्त कभी भी हड़बड़ी नहीं करना है आपको, जहां भी बुलाया जाए एकदम सावधानी रखनी है अपने। पहले शरीर का सुरक्षा रहेगा क्योंकि डिफेंस में शरीर का बहुत महत्व है, इसलिए आप शरीर को सुरक्षित रखें। और मेडिकल टेस्ट जब फेज 2 क्वालिफाई कर लें, बाइक वाइक कम चलाइए। अगर जो लोग माइनर हैं वो लोग तो बिल्कुल बाइक नहीं चलाइए। जो लोग मतलब ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह है तो भी कम से कम बाइक यूज करना है। कोई ऐसा काम नहीं करना है कि जिससे आपके शरीर को चोट आ जाए। और जब आप मेडिकल टेस्ट के लिए जाने से पहले जो 1-1.5 महीने का टाइम है उस दौरान आप पानी खूब पिए। ये सब कॉमन टिप्स हैं। पानी खूब पिएंगे उससे आपका क्या है कि आपके शरीर का जो हेल्थ है, पेट वगैरह है, ये सारी चीजें सही रहेंगी। अनार वगैरह जो है, अनार का जूस पिए, अनार खाएं, हरी सब्जियां खाएं, पालक का साग खाएं,
इससे क्या होता है, आपका जो है सारा शरीर के सारे पार्ट्स हैं, आंख है और जितने भी हाथ पैर हैं, ये सारे सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, और पानी ज्यादा से ज्यादा सेवन करें, ये सारी चीजें कॉमन टिप्स हैं, तो ये आपको फॉलो करना है। और मेडिकल जाने के दिन आपको अपने जितने भी हेयर्स वगैरह हैं, जेनिटल एरिया पे हेयर्स हैं या फिर अंडर आर्म्स हैं, तो वो सारे हेयर्स को क्लीन करके, अगर हो सके तो आप अपने बियर्ड, अगर जिनकी दाढ़ी वगैरह है तो उसको छोटा छोटा कर लें, अगर चेस्ट पे बाल वगैरह है तो उसको थोड़ा ट्रिम कर ले। उससे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वहां जाने के बाद आपका वो होता है कार्डियोग्राफी टेस्ट होता है, मतलब ईसीजी जिसको हम बोलते हैं। तो जिनके बाल वाल रहते हैं तो वो करने में थोड़ी दिक्कत होती है, वो चिपकाने में, तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि रीडिंग अगर उनका सही नहीं आया तो फिर आपको रेफर करेंगे, फिर परेशानी होगी, कहीं दूसरी जगह रहेंगे। तो इसलिए जितने भी अनवांटेड हेयर हैं उनको क्लीन कर लीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। लेकिन वो आपका वो है, वो बताते भी हैं लोग, वहां पे बता देंगे लोग कि कैसे आपको क्या करना है। ठीक है, तो मेडिकल टेस्ट का ये फंडा है, आपको कुछ नहीं करना है। अगर हो सके तो किसी मतलब जो डॉक्टर है, मतलब जिस डॉक्टर के पास डिग्री हो, अच्छे डॉक्टर के पास जाकर अपने बॉडी का चेकअप करवा सकते हैं। टीथ वगैरह जो है उसको क्लीन करवा लीजिए, कान में जो है वो वैक्स वगैरह होते हैं उसको क्लीन करवाइए, ये तो बिल्कुल कराइए ही कराइए जाने से पहले, क्योंकि क्लीनिंग जब आपकी रहेगी ना तो आप एक दिखेंगे कि हाँ ये बंदा जो है सॉलिड दिख रहा है। कुछ प्रॉब्लम भी होगी तो आपका सोल्यूशन हो सकता है कि हाँ क्लीन है बंदा, तो वो सारी चीजें अच्छी लगती है देखने में, वो आपके लिए भी बेहतर है। क्लीनिंग वगैरह कर लेना है, टीथ और ये वैक्स वगैरह, नाक वगैरह, ये सारी चीजें साफ सुथरा करके, बहुत लोग करते भी, दांत वगैरह क्लीनिंग कहीं कहीं डॉक्टर्स भी करते हैं, वैक्स वगैरह क्लीन करते हैं डॉक्टर्स। तो अच्छा ऑथोराइज जो डॉक्टर हैं जिनके पास अच्छी डिग्री है उनके पास जाकर ये सारी चीजें क्लीन करा लीजिए, उनसे बॉडी एक बार चेकअप करा लीजिए। बीपी वगैरह सबका नॉर्मल होता है, जो अडल्ट होते हैं, आप अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सबका नॉर्मल होता है। हाथ पैर वगैरह तिरछा सीधा, ये किसी मतलब जो अनऑथराइज लोग हैं ना उनके सामने डिस्कस ही मत करिए। बहुत सारे दोस्त जब आप फील्ड पे दौड़ने जाएंगे तो बोलेंगे तुम्हारा हाथ टेढ़ा है, तुम्हारा पाँव टेढ़ा है, जबकि वो खुद डॉक्टर नहीं है। वो अगर डॉक्टर होते तो वो कहीं प्रैक्टिस कर रहे होते, उनका वो होता है क्लिनिक होता, तो उनकी बातों पे भरोसा नहीं करना है। और जब आपको वो चीजें बोलेंगे ना तो आपके मन में निगेटिविटी आ जाएगी कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम। मैं बता रहा हूँ कि जो 80% अडल्ट होते हैं लड़के, उनको 80% लोग मेडिकली फिट होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। 10 से 20% होते हैं ना जिनको मतलब माइनर या मेजर प्रॉब्लम होता है। तो कुछ लोग को अगर माइनर प्रॉब्लम भी है तो वो उनको मेडिकल में रेफर भी किया जाता है, कुछ दिन के लिए वो टाइम देते हैं और फिर उस चीज को आप ठीक करा करके फिट हो सकते हैं। तो बिल्कुल नहीं घबराना। तो मेडिकल में ये है, उसमें आपका मेडिकल में ऊपर से वो हाथ पैर वगैरह चीजें देखी जाती हैं, आपके जो इंटरनल पार्ट्स हैं वो सारी चीजें चेक की जाती हैं। इसके अलावा आपका ब्लड टेस्ट वगैरह भी किया जाता है। ठीक है, ईसीजी जो मैंने आपका बताया, कार्डियोग्राफी मतलब ये सीने की धड़कन वगैरह, ये सारी चीजों का टेस्ट होता है। ये देखने से लगेगा कि ये कौन कौन सी चीजों का टेस्ट है आप, लेकिन घबराना नहीं, ये सबका नॉर्मल होता है। एक्सरे होता है, ठीक है, तो इसमें बिल्कुल देखा जाता है कि हाँ अंदर में तो कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और वो जनरली लोगों किसी का नहीं होता है। कुछ लड़के ईसीजी होने लगता है तो घबरा जाते हैं, तो घबराने से धड़कन बढ़ जाता है। बिल्कुल नहीं घबराना, वहां पे पानी वानी पी लीजिए, मौका देते हैं वो लोग, पानी वानी पी करके आराम से कराइए इन चीजों का। ब्लड टेस्ट में आपको कुछ नहीं करना है, इसलिए मैं बोला अनार वगैरह, पालक की सब्जी और क्या बोलते हैं पानी वगैरह ज्यादा से ज्यादा पिए, हीमोग्लोबिन का परसेंटेज, ब्लड सर्कुलेशन, ये सारी चीजें सही रहेंगी। यूरिन टेस्ट भी होता है, तो यूरिन टेस्ट में भी आपका वो अगर पानी आपने ज्यादा पिया है तो वो सारी चीजें आपको काम आएंगी, उस टाइम आप बिल्कुल फिट रहेंगे। नहीं तो अगर आपने पानी नहीं पिया तो यूरिन टेस्ट में कुछ दिक्कत हो जाएगी, फिर आपको रेफर करेगा छोटी चीज के लिए, तो वो आप रेफर सोचे कि रेफर ना हो, उसके लिए आप प्री प्लानिंग कर लें कि हाँ मुझे फिट रहना है। बाकी साफ सुथरा रहिए, इधर उधर मत जाइए, गाड़ी वाड़ी ज्यादा मत चलाइए, कोई वैसा काम मत कीजिए जिसमें आपको रिस्क हो चोट वोट लगने का, ये बिल्कुल मत कीजिए। एकदम फिट आप लेकर जाइए मेडिकल टेस्ट में, आप मेडिकल वहां पे क्वालिफाई कर जाएंगे इजी, एकदम क्वालिफाई। इसमें भी कहीं कोई वो नहीं होता फेज 3 का मार्क्स, इसमें कोई मार्क्स नहीं मिलता, इसमें बस आपको क्वालिफाई करना होता है। और जब आप फिट हो जाते हैं तो आप एलिजिबल हैं फिर आगे ज्वाइनिंग के लिए, मतलब मेरिट लिस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, क्या मेरिट लिस्ट में आपके लिए विचार किया जाएगा। तो जो मेरिट लिस्ट का मार्क्स बनेगा वो तो फेज 1 यानी रिटन एग्जाम का मार्क्स जो होगा वही मार्क्स केवल मेरिट में उनको एक महत्व दिया जाता है, बाकी किसी मार्क्स का नहीं। बाकी कोई
अगर इसमें रेफर करता है किसी भी चीज के बारे में, तो रेफर करते हैं तो वो लोग वहां पे बता भी देंगे आपको क्या करना है। जैसे ब्लड टेस्ट में मान लीजिए आपको रेफर किया, तो उसमें क्या है, हेमोग्लोबिन का परसेंटेज कम है या जो भी है वो आपको बताते हैं, और वो हेल्प भी कर देंगे। वो डॉक्टर वहां पे और मेडिकल के लोग होते हैं, तो उनसे पूछ सकते सर इसके लिए क्या उपाय है, तो वो लोग हेल्प कर देंगे, हेल्प कर देना चाहिए, कर देंगे। उनसे जेंटली पूछना है कि हाँ सर इसके लिए क्या करना है। या फिर आप उसको जो रेफर करेंगे, आपको एक उसमें डिटेल्स लिखा रहेगा, आप किसी ऑथोराइज डॉक्टर के पास जाकर हेल्प ले सकते हैं कि मुझे इसके लिए क्या उपाय करना है। फिर आपके लिए एक निश्चित समय मिलेगा, उसके बाद जब आप रेफर करने के बाद वो समय पूरा हो जाएगा, तो वहां जाकर आप दिखा सकते हैं उतने दिन के अंदर उस दूसरे जो हॉस्पिटल में रेफर करेंगे वहां पे दिखा सकते हैं। फिर आप वहां पे फिट हो जाएंगे अगर आपने ट्रीटमेंट सही लिया हो तो। और 90%, 70-80% सब लोग फिट हो जाते हैं। इसमें कहीं कोई निगेटिविटी नहीं रखनी है। वहां पे भी जो होते हैं ह्यूमन बीइंग्स ही होते हैं, इसलिए बिल्कुल नहीं घबराना है। आराम से कॉन्फिडेंस के साथ जाना है, कॉन्फिडेंस लो भी नहीं रखना है और ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना है। बिल्कुल अपने आप को नॉर्मल रखना है, पानी वानी पीते रहना है, ठीक है। और बिल्कुल आराम से वहां पे सारी चीजें बिल्कुल आराम से हो जाएंगी। तो ये मेडिकल टेस्ट के बारे में मैंने आपको बताया, फेज 3 के बारे में, ठीक है। तो फेज 3 के बारे में हमने आपको ये बता दिया मेडिकल टेस्ट। इसमें कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, इसमें हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने मेडिकल एग्जाम क्वालिफाई कर लिया। मेडिकल एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको ग्रीन कार्ड मिल जाता है। जो लोग रेफर हुए होते हैं उनको रेड कार्ड मिलता है, फिर वो जाकर के जहां जिस हॉस्पिटल में रेफर किया वहां से ग्रीन कार्ड ले लेते हैं, मतलब फिट होने के बाद ग्रीन कार्ड मिल जाता है। तो जब ग्रीन कार्ड मिल गया तो मतलब आप मेडिकली फिट है। उसके बाद आता है PSL यानी प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट। ये इसको हम लोग मेरिट लिस्ट भी बोल सकते हैं। तो ये मेरिट लिस्ट है। ये मेरिट लिस्ट मतलब अगर आप 30 अप्रैल या फिर 31 अक्टूबर, ये 2 ही बार साल में आता है, ठीक है। 30 अप्रैल को या 31 अक्टूबर को आता है, 2 बार साल में। तो आप जिस इनटेक के हैं, अगर आपने साल के दूसरे वाले छमाही में भरा है तो आपका अप्रैल में मेरिट आएगा, और पहले वाले छमाही में आपने एग्जाम दिया है तो अक्टूबर में आता है मेरिट लिस्ट। ये 1-2 महीना बाद वो बता देंगे वो लोग, वो चीजें आप सबको पता हो जाती हैं कि मेरिट लिस्ट कब आने वाला है। इसमें PSL में आपका नाम आ गया यानी आप ज्वाइनिंग के लिए आप एलिजिबल हैं। फिर आपको घर पे भी एक लेटर आता है, ज्वाइनिंग लेटर जिसे हम बोलते हैं, कॉल अप लेटर बोलते हैं। तो कॉल लेटर आपके घर पे आ जाएगा। तो जब आपका इसमें नाम आ गया, अगर नाम आता है तो बहुत खुशी की बात है, नहीं आता है बिल्कुल नहीं घबराना है। और ये जो PSL बनेगा, ये जो आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, ये आपका बनेगा फेज 1 यानी रिटन एग्जाम, जो आपका ऑनलाइन होगा। रिटन एग्जाम या फिर ऑफलाइन भी होगा सेंटर पे कहीं भी। जो रिटन एग्जाम होगा फेज 1 में, उसके बेस पे उसमें जितने भी मार्क्स आएंगे उसके हिसाब से ये बनता है। इसमें कहीं भी कोई फिजिकल टेस्ट का या फिर SRT का या ग्रुप डिस्कशन का मार्क्स ऐड नहीं होता है, ना ही मेडिकल के बारे में कुछ। मेडिकल में आप ग्रीन कार्ड है, PSL में आपका नाम आएगा, उसमें कहीं भी कोई फेज 2 का मार्क्स ऐड नहीं होगा, ओनली फेज 1 का यानी रिटन एग्जाम का। फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, बहुत लोगों का डाउट रहता है। तो PSL में जब आपका नाम आ गया, उसके बाद आपका क्या काम बनता है, फिर आपके लिए आता है ज्वाइनिंग लेटर यानी कॉल अप लेटर आता है। कॉल अप लेटर में आपको इसके PSL आने के 15-20 दिन, 1 महीने बाद आपका आ जाता है। जब PSL में आपका नाम आ जाए तो अपने नजदीकी जो आपका पोस्ट ऑफिस है वहां जाकर अपने संपर्क कर लीजिए अपने जो भी आपके पोस्टमैन है उनसे कि हाँ भाई मेरा ज्वाइनिंग आने वाला है। उसको आप ठीक से रखिएगा, आपको अपने घर का पता दे दीजिए, मोबाइल नंबर दे दीजिए, उससे उनको इजी हो जाएगा आप तक पहुंचने में अप्रोच, क्योंकि आपका काम है तो आपको ध्यान देना होगा। तो फिर उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर जब आपके पास आ जाए तो ज्वाइनिंग के लिए आपको एक डेट दिया जाएगा। उस ज्वाइनिंग के लिए आपको एक डेट ऑफ रिपोर्टिंग बोलते हैं, वहां पे डेट ऑफ रिपोर्टिंग मिलेगा कि इस तारीख को आपको डेट और प्लेस, ये दोनों चीजें आपको उसमें लिखी होंगी कि किस डेट को और कहां पे ये रिपोर्ट करनी है। इसके साथ ही क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको, क्या क्या फोटोग्राफ्स, क्या क्या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में ले जाना है, ये सारी चीजें उसमें आपको दी हुई रहेंगी। तो उस चीज को ध्यान में रखना है, सारे अपने डॉक्यूमेंट सही रखने हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारा कैरी करना है वहां पे साथ में। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो भी हो आप बनवा लीजिए सारा भी, SDO से या ब्लॉक से, जहां से भी बनवाना हो
अपना जितने भी सर्टिफिकेट्स आपके जाति आवासीय आए, जितना कोशिश करिए जितना ज्यादा से ज्यादा हमारा सर्टिफिकेट मेरे पास हो जाए। और पैन कार्ड वगैरह भी ले जाना होता है, तो पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर दीजिए जब आपका PSL आ जाए या क्वालिफाई कर लिए। पैन कार्ड आपका भविष्य में कहीं में भी काम आता है, तो पैन कार्ड वगैरह भी ले जाना पड़ता है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स का ख्याल रखना पड़ता है। जब आप ज्वाइनिंग के लिए वहां पे पहुंचेंगे तो टाइमिंग, डेट ऑफ रिपोर्टिंग, टाइम और प्लेस, डेट टाइम प्लेस ये सारी चीजें वहां पे टाइम से आप पहुंच जाइए, कुछ पहले पहुंच जाइए क्योंकि आप ज्वाइन करने जा रहे हैं। हर जगह टाइमिंग का ख्याल रखिए, टाइम से पहले पहुंचिए। ये एकोमोडेट अपने आप को उस हिसाब से प्लानिंग करनी है कि आप पहले पहुंच जाए। फिर ज्वाइनिंग के टाइम आपका क्या होता है, एक छोटा सा आपको बस बॉडी चेकअप करते हैं, एक नजर आपके बॉडी पे देखते हैं कि हाँ आपका कहीं कटा फटा तो नहीं है। तो जब आप मेडिकल क्वालिफाई कर लेते हैं उस टाइम से लेके ज्वाइनिंग तक, मतलब उस ड्यूरेशन में उसमें क्या करते हैं, जब PSL आ जाता है मेरिट लिस्ट, तो कुछ लोग एकदम एक्साइटेड होकर के कहीं तेज रफ्तार में गाड़ियां चलाने लगते हैं, दोस्तों के साथ ज्यादा पार्टी करते हैं, उछल कूद करते हैं और अपना किसी पैर हाथ में ज्यादा चोट लगा लेते हैं, डैमेज कर लेते हैं। तो इस चीज का हम ख्याल रखना है। ये आपके लिए मैं बता रहा हूँ कि आप शरीर को सही सलामत रखना है, कोई टूट फूट नहीं होनी चाहिए। जैसे आप मेडिकल टाइम फिट थे वैसे ही फिट रहना है, और डाइट भी उसी हिसाब से, पानी ज्यादा पीना है, अनाज ज्यादा खाना, ये सारी चीजें अपने बॉडी के हेल्थ को बनाए रखने के लिए करना है। वेट वगैरह जिनका हो, अगर कोई अंडर वेट वाले मेडिकल में है तो वो अपना वेट को अपने नॉर्मल कर लें, जो ओवर वेट वाले हो वो अपने वेट का ख्याल रखें और नॉर्मल वेट रखें। जो वेट किसका कितना होता है ये आप गूगल पे जाइएगा, सर्च कर लीजिएगा एज वेट हाइट चार्ट, तो आपके एज और हाइट के हिसाब से आपका जो वेट रेंज होता है वो आपको मिल जाएगा। वो 4-5 किलो के रेंज में अपने आप को मेंटेन करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें ज्वाइनिंग के टाइम ख्याल रखनी होती है। तो ज्वाइनिंग के टाइम ये सारी चीजें ख्याल रखनी होती है। बाकी चीजें और भी कहीं आपको कोई डाउट हो, बिल्कुल हाँ, सामान की लिस्ट भी आती है, कौन कौन सा सामान आपको वहां पे ले जाना है। वहां जब आप वहां पे प्लेस पे पहुंचिएगा, रिपोर्ट करने का जहां जगह है, तो वो सारा सामान अपना लेकर जाइए, जो भी उस ज्वाइनिंग लेटर के इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है वो सारा चीज लेकर जाइए। कहीं भी कोई अपने हिसाब से कमी मत छोड़िए, ठीक है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए वहां पहुंचना है। जिनका CSB, कई लोगों का क्या होता है, कई लोग जब फेज 2 में पहुंचते हैं तो वहां उनका कोई सर्टिफिकेट में कुछ प्रॉब्लम होती है या फिर सर्टिफिकेट नहीं लाते हैं, तो वो दे देते हैं एक CSB बनाकर, सर्टिफिकेट सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन, CSB का फुल फॉर्म होता है। तो आप उस CSB को कहीं भी अपने पास के जो सिलेक्शन सेंटर में जाकर उस CSB को दिखाकर और फिर सर्टिफिकेट, सही वाला सर्टिफिकेट दिखा करके उसको क्लियर कर लेंगे। कुछ लोग का जब PSL आएगा तो उसके सामने CSB लिखा रहेगा, मतलब उनका कोई सर्टिफिकेट सब वेरिफिकेशन के लिए दिया गया था और उन्होंने उसको चेक नहीं कराया। तो अगर CSB है तो ज्वाइनिंग टाइम उस सर्टिफिकेट को सुधार करके रिपोर्टिंग के टाइम पर आप उसको CSB को क्लियर करा लीजिए वहां जाकर। बाकी इंस्ट्रक्शन वहां पे जो स्टाफ है, कोई डाउट है तो उनसे सिलेक्शन सेंटर वालों से पूछ लीजिए। और भी कोई आपको एक्स्ट्रा डाउट लगे, छोटी छोटी चीजें, तो मुझसे आप पूछ सकते हैं वीडियो के 5 स्टार क्लासेस के माध्यम से। मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूं। बाकी ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप जिंदगी में आगे बढ़े, तरक्की करें। धन्यवाद। जय हिंद।